अधिगम जो है वो व्यवहार के संशोधन की बात है। लर्निंग इज मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंसेस। अपने व्यवहार को संशोधित कैसे करेंगे? अनुभवों के द्वारा। एक उदाहरण दें, एक छोटा बच्चा है, घर में दिया जल रहा है, अज्ञानतावश जाकर के उस दिए को पकड़ लेता है, उस दिए को पकड़ता है, उसका हाथ जल जाता है। माँ उधर से देखती है, अरे ये तो हाथ जला लिया, उसका इलाज उलाज होता है और महीना 2 महीना 10 महीना 10 दिन में उसका सब इलाज होकर के ठीक हो जाता है। अब आप उस दिए को छोड़ दीजिए जला करके और उस बच्चे को भी छोड़ दीजिए, वो बच्चा कभी और उस दिए को पकड़ने के लिए नहीं जाएगा, क्योंकि उसका अनुभव हो चुका है और वो अपने व्यवहार को संशोधित कर चुका है कि अब इस दिए को पकड़ते हैं तो जल जाता है हाथ और बहुत कष्ट होता है। सो लर्निंग इज मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंसेस। ये लर्निंग का डिफिनेशन हुआ। और लर्निंग जो है हमारा किसी भी स्टेज में चलते रहता है, जीवन पर्यंत चलते रहता है। हम यदि सीखना चाहते हैं, हम यदि टीचर हैं, तो सबसे पहले आपसे हमारा ये रिक्वेस्ट है कि अपने लर्निंग को हमेशा ही ओपन रखें। आप किसी से भी सीख सकते हैं, आप छोटे बच्चे से सीखते हैं, आप अपने क्लासरूम में उस गिफ्टेड चाइल्ड से सीख सकते हैं कि हमें क्या कुछ करना चाहिए। तो ये कुछ बातें थी जो लर्निंग के बारे में थी। लर्निंग का डिफिनेशन आपको जो बताया वो जरूर याद रखिएगा, और इसको अधिगम को हम दूसरे तरह से थोड़ा बता दें कि इसको अर्जित कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले क्या होता है, नॉलेज एक्विजिशन का फेज होता है। ये अलग अलग फेजेज में होता है। नॉलेज एक्विजिशन का फेज मतलब ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया, एक चरण होता है। आप ज्ञान प्राप्त करते हैं, ठीक है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद फिर उसको स्किल प्राप्त करने का दूसरा स्टेज होता है। जो ज्ञान आपने प्राप्त किया उसके बाद आपका स्किल, आपकी जो दक्षता है उसको आप अर्जित करते हैं, ठीक है। और फिर नॉलेज के बाद स्किल, स्किल के बाद होता है ट्रांसफर का फेज, मतलब उसको आप दूसरे को कैसे दे सकते हैं। आप जानते हैं यहाँ टीचर ट्रेनिंग से ही हम उदाहरण दे दें, लर्निंग की बहुत थ्योरी आपको बताई गई, ज्ञान उसका दिया गया, उसके बाद उसकी दक्षता आपने अर्जित कर ली अपने टीचर से। ये माइक्रो टीचिंग साइकिल में लेक्चरिंग कैसे किया जाए, डिमॉन्स्ट्रेटिंग कैसे किया जाए, ये जो है इलस्ट्रेटिंग कैसे किया जाए, ये सारी चीजें आप स्किल के रूप में प्राप्त कर लिए माइक्रो टीचिंग का जो सेशन हुआ उसमें। उसके बाद ये नॉलेज, स्किल और ट्रांसफर, ये 3 फेज आप याद रखेंगे। तो जब ज्ञान प्राप्त कर लिया तो उस ज्ञान को कैसे आप बांटेंगे, उसकी दक्षता, मतलब लेक्चरिंग कैसे करेंगे, बहुत स्पीड से कर देंगे या धीरे से करेंगे, बच्चों को समझाते हुए करेंगे या किसी और को कुछ और तरीके से बताएंगे, ये आपकी दक्षता है, नॉलेज, स्किल। और जब ये दोनों होता है तब आप टीचर के रूप में उसको ट्रांसफर करने लायक होते हैं। हमने जो ज्ञान प्राप्त किया उस ज्ञान को आप तक बांटने के लिए हमें स्किल होना चाहिए। हम चुपचाप हो जाएंगे, बहुत ज्ञानी है, लेक्चरिंग नहीं करेंगे, आपको नहीं बताएंगे, तो शायद ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। सो नॉलेज एक्विजिशन का फेज, स्किल एक्विजिशन का फेज और फिर ट्रांसफर का फेज, ये 3 फेजेस में लर्निंग एक्विजिशन होता है, ठीक है। और जब आप किसी को पढ़ाते हैं तो मतलब ट्रांसफर कर रहे होते हैं, और ट्रांसफर करने के दरमियान आपको जो कुछ भी दिखता है वो जो है आपको लगता रहता है कि ये जो है सही हुआ, और हम यदि पढ़ा रहे थे तो कुछ छूट रहा था, उसको आपने चेक कर लिया। तो ये जो है लर्निंग एक्विजिशन का फेज है। अब लर्निंग में ये इसी ब्लॉक में दिया हुआ है अधिगम क्या है, मैंने बता दिया अधिगम क्या है, और उसके बाद अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन है। किसी का यदि सामाजिक कारक बहुत सही नहीं है, माने गड़बड़ सरबर वहाँ का विमर्श है, तो वो जो है वहाँ बहुत अच्छे लोग नहीं रहते हैं, तो उसका बहुत बढ़िया से सामाजिक परिवेश नहीं है, सांस्कृतिक परिवेश नहीं है। और ये कारक जो हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, शरीर क्रियात्मक कारक, फिजिकल एक्टिविटी से संबंधित कुछ कारक। शरीर जो है उसका बहुत स्वस्थ नहीं है तो शारीरिक क्रियाएं वो सही नहीं कर सकता और बहुत चीजों को सीखने में अक्षम होता है। जैसे उसकी आंख में कहीं प्रॉब्लम है, या उसको सुनने में कहीं प्रॉब्लम है, या उसके बुद्धि में कहीं प्रॉब्लम है,
मेंटली वो थोड़ा सा रिटार्डेड है, तो उसकी शरीर क्रिया जो है वो सही नहीं हो सकती। मनोवैज्ञानिक कारक क्या होता है, वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, आप पढ़ा रहे हैं उसका दिमाग कहीं और है, ठीक है। सो बहुत सारे मनोवैज्ञानिक कारक है। फिर सामाजिक और संवेगात्मक कारक, सामाजिक कारक, संवेगात्मक कारक, इमोशनल कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ सोशल फैक्टर्स हैं, कुछ एजुकेशनल फैक्टर्स हैं। हाँ, वो लर्निंग नहीं कर पा रहा है इसलिए कि उसको पढ़ने का मौका नहीं हो रहा है। पढ़ने का जब मौका हो रहा है तो टीचर ऐसे हैं जो उसको समझा नहीं पाते हैं, ठीक है। उसके बाद परिवेश संबंधी कारक, ये क्या होता है, ये परिवेश कैसा होता है, उसका एनवायरनमेंट कैसा है। तो आप यदि प्रश्न करें इससे, सो अधिगम से आप क्या समझते हैं और अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्गीकरण कीजिए। ये इकाई 1 से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने इस रूप में कह दिया। उसके बाद अधिगम क्या है मैंने बता दिया। अधिगम क्या है, लर्निंग जो है मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंसेस, दिस डेफिनेशन इज बाय गैरेट। अधिगम क्या है, व्यवहार को संशोधित करने की चीज है अपने अनुभवों के द्वारा, जो मैंने बच्चे के दिया पकड़ने का उदाहरण दिया। अधिगम के सिद्धांत क्या है, व्यवहारवादी सिद्धांत है। व्यवहार, जो व्यवहार करते करते आप कुछ चीजों को सीख लेते हैं कि ऐसा करने से ये सही व्यवहार माना जाता है, मानक व्यवहार माना जाता है, समाज में इसको सो एक्सेप्टेंस मिला हुआ है। व्यवहारवादी दृष्टिकोण। संज्ञानात्मक दृष्टिकोण, कॉग्निटिव, संज्ञान में, आपके संज्ञान में ये अच्छी चीजें हैं तो आप क्या करते हैं, तुरंत में उसको अधिगम कर लेते हैं, ठीक है। अवलोकनात्मक दृष्टिकोण, आपका अवलोकन, ऑब्जर्वेशन, आप किसी चीज को देख करके ही सीखना चाहते हैं। अच्छा, देखते हैं कैसे आप खाना बनाते हैं, चलते हैं ये भुजिया कैसे अच्छा सा बनाए, आप ये पकौड़ी कैसे बढ़िया सा बनाए, ये अवलोकनात्मक दृष्टिकोण। तो इस तरीके से आप देखेंगे। तो अधिगम के सिद्धांत, अधिगम से आप क्या समझते हैं, अधिगम के सिद्धांतों का वर्गीकरण करें तो इसमें व्यवहारवादी दृष्टिकोण, संज्ञानात्मक दृष्टिकोण और अवलोकनात्मक दृष्टिकोण, इसकी बातें आप करेंगे। उसके बाद जो है ये हमारा तीसरा यूनिट जो है, वो तीसरा यूनिट आपको बात करता है कि प्रभावी संप्रेषण कैसे होता है। फिर आ गए हम लोग इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे होता है। कम्युनिकेशन को मैंने कल डिस्कस कर दिया था आपसे कि कम्युनिकेशन कैसा होता है। कम्युनिकेशन जो है वो कितने प्रभावी ढंग से हम कर सकते हैं, इस पर अब यहां पर चर्चा है। कम्युनिकेशन को मैंने कल बता दिया था आपको, संप्रेषण क्या है, संचार क्या है। संचार के हमने सिंपल मॉडल को भी बता दिया था। वो मॉडल जो सेंडर और मैसेज, मैसेज के बाद चैनल, चैनल के बाद रिसीवर, और फिर नीचे आकर के रिसीवर से सेंडर जो है वहां के बीच में फीडबैक, ठीक है। तो ये जो चैनल जो बताया, ये कम्युनिकेशन का जो सिंपल मॉडल बताया था, इसको थोड़ा याद कर लीजिएगा, इसको थोड़ा रख लीजिएगा, अपने में नोट कर लीजिएगा, आसान रहेगा ये आपको बात करना। और ये सैनन का, SHANNON, सैनन का सिंपल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है, ठीक है। तो प्रभावी संप्रेषण के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, आपका चैनल दुरुस्त रखना पड़ेगा, आपका मैसेज बिल्कुल क्लियर रखना पड़ेगा, ठीक है ना। आपको फीडबैक लेते रहना पड़ेगा कि उधर से कैसे ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो ये चीज जो है प्रभावी संप्रेषण को सो बताता है। हम जो है इसको संप्रेषण से आप क्या समझते हैं, और संप्रेषण, प्रभावी संप्रेषण के लिए आवश्यक परिस्थितियों की चर्चा करें। ये यहाँ से एक प्रश्न हो सकता है। ये यूनिट जो है, ये तीसरे यूनिट में इन प्रश्नों को हम लोग लेते हैं। फिर अब चौथा यूनिट जो है ब्लॉक 1 का, NES 103 का, उसमें अधिगम कौशलों में विकास। अधिगम कौशल का मतलब क्या हुआ, लर्निंग स्किल्स का डेवलपमेंट कैसे करते हैं, ठीक है। किसी के लर्निंग स्किल को हम कैसे आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना। इसके लिए हमको क्या करना है, बच्चों के लिए इस बात को देखना है, समझना है। आप एक बात कहीं परिस्थिति सोचिए कि आप टीचर हैं, 40 बच्चे आपकी क्लास में हैं, कुछ बच्चे जो है डेली आगे बैठने के लिए झगड़ा करते हैं, और कुछ बच्चे जो है डेली पीछे ही बैठे, और वो क्लास में जो आपका मंटुआ रहेगा, जो बदमाशी सबसे ज्यादा करेगा, वो डेली आकर के पीछे ही अपना सीट पकड़ेगा, ठीक है। आप अपनी घंटी में जब उसको देख लेंगे तो आप कहेंगे मंटुआ तुम इधर में आ जाओ,
इधर में आ जाओ, आगे बैठो, तो बहुत बदमाशी करते हो, पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं, इधर आगे बैठो। तो आपका क्या, वो आपकी घंटी में बैठ लेगा और फिर अगले टीचर आएंगे तो फिर वो पीछे बेंच पर पकड़ा हुआ है। अगले दिन क्लास में आप आएंगे, फिर वो पीछे बेंच पर पकड़ा हुआ है। तो ये जो चीज है, आपके 40 बच्चे यदि क्लासरूम में हैं तो कोई 90% का रिजल्ट दे रहा है हर एग्जाम्स में, 90-95 ला रहा है, और कुछ जो है 30-40 में रह रहा है, और कुछ जो है मीडियोकर 50-60 के बीच में रह रहा है, या फील करते रहते हैं। तो ये क्या है, लर्निंग जो स्किल है, आप तो टीचर के रूप में एक ही जैसा पढ़ाते हैं और एक ही जैसा बात करते हैं, तो फिर ये 40 बच्चे क्यों नहीं 95 लाते हैं, 100 क्यों नहीं लाते हैं, ये एक सवाल है। ठीक है, सो उनके लर्निंग स्किल्स को ही आपको देखना पड़ेगा कि ये कितना लर्न करता है। ठीक है ना, कुछ बच्चा है खिड़की खुली हुई है, आप पढ़ा रहे हो, गाय जो मैदान में चल रही है उसको देखते रहता है, तो क्या आप समझेंगे कि उसका लर्निंग स्किल सही है? कभी नहीं सही। तो इस तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, बच्चों की मनोवृत्ति को देखना पड़ेगा कि इसके स्टडी की एटीट्यूड कैसी है, ये पढ़ना चाहता है या नहीं चाहता है, या जबरदस्ती घर से भेज दिया गया है। मंटुआ जो हमारा एक बहुत ही फेमस कैरेक्टर है एजुकेशन के क्लासरूम से, हम बोलते हैं कि उसकी ये स्थिति होती है कि घर में माता पिता उसको बदमाशी करने के चलते बोलेंगे स्कूल जाओ, और स्कूल में आता है तो टीचर उसकी तो हरकत से परेशान रहते हैं, बोले तुम क्यों आता है स्कूल यदि नहीं पढ़ना है तो। अब उसके लिए कोई जगह नहीं है। ठीक है, तो भाग करके वो कहीं ना कहीं इधर न उधर छुपते रहता है और पढ़ने लिखने में उसको मन नहीं लगता है। तो हमें क्या करना है, बच्चों की मनोवृत्ति को समझना है, और मनोवृत्ति के समझने के बाद हमको उसके टाइम मैनेजमेंट को ठीक करना है। ठीक है, कितना देर ये पढ़ता है, नहीं पढ़ता है, पढ़ने के लिए समय निकालता है नहीं निकालता है। फिर समय की व्यवस्था जब हो गई तो उसके जो स्टडी के स्किल्स हैं उसको देखना है। ठीक है, स्टडी स्किल्स में कुछ बातें हैं, सामान्य से विस्तार की ओर आपको ले जाएंगे। ठीक है, और सामान्य से विस्तार की ओर ले जाएंगे, तो सामान्य से विस्तार की ओर जब जाएंगे तो फिर क्या होएगा कि वो जो विस्तार है उसको विषय के बारे में बहुत बहुत ढंग से समझाता। ठीक है, उसके बाद सरसरी दृष्टि से अध्ययन का महत्व, वो जो ऊपरी तौर से जो वो देख रहा है उसका क्या महत्व है उसको भी समझना है। ठीक है, उसके बाद अध्ययन को प्रोत्साहित करना, प्रमोट करना कि नहीं नहीं पढ़ो, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर, इसका साहित्य पढ़ोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। अध्ययन जो है एक सक्रिय प्रक्रिया है, एक एक्टिव प्रोसेस है, पढ़ोगे तो आप ज्यादा समझोगे। ऐसा नहीं कि पढ़ रहे हैं किताब लेकर के जो है एक्टिव नहीं, इनएक्टिव हो गए, और क्या होता